नेक्स्ट अगर इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करें, सपोज हमारे पास होता है y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ 2t प्लस 1/2। ठीक है, इस टाइप को आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए इनको आप एक बार और ऐसे भी लिख सकते हैं x ऑफ 2t/2 दैट इज t प्लस 1/2। जैसे ही आपने देखा सिर्फ शिफ्टिंग है, मतलब सिस्टम क्या होगा, टाइम इन्वर्टिबल होगा। और जितने से आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से इन्वर्स सिस्टम देखें तो इन्वर्स सिस्टम के केस में जो इसका इन्वर्स सिस्टम होगा उसके लिए z ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, y ऑफ t माइनस 1/2। तो ये माइनस 1/2 और प्लस 1/2 कैंसिल होकर आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास होता है y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस 4/3t। ठीक है, तो डायरेक्टली आप देखकर बता सकते हैं फिर से सिस्टम में सिर्फ टाइम रिवर्सल है और स्केलिंग है, टाइम स्केलिंग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम इन्वर्टिबल होगा। और अगर आप ऐसे भी समझिए कि जब आपको इस टाइप का कोई फंक्शन गिवन है कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ kt, अगर इस टाइप का सिस्टम है तो ये इन्वर्टिबल होगा। और इसके लिए जो इन्वर्स सिस्टम होगा वो z ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, z ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ 1/kt। तभी हम जब इसको मल्टीप्लाई, ये x में नहीं होगा, किसके टर्म्स में होगा, ये y के टर्म्स में होगा। ठीक है, तो z ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/k इंटू टी। जैसे यहां से अगर हम देखें ये सिस्टम इन्वर्टिबल होगा और इसके लिए अगर आपको z ऑफ t देखना है तो z ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x ऑफ माइनस 3/4t। x नहीं, ये वैल्यू किसके टर्म्स में होगी, y के टर्म्स में। मतलब हम ये फिर से बात कर रहे हैं कि ये हमारा कोई ओरिजिनल सिस्टम है और ये हमने अगर इनवर्स ले रखा है। तो देखिए अगर यहां से हम x ऑफ t अप्लाई कर रहे हैं और इस सिस्टम के लिए y ऑफ t की वैल्यू है x ऑफ माइनस 4/3t, तो जो हमारा y ऑफ t है वो कितना है, x ऑफ माइनस 4/3t है। ठीक है, ये हमारा y ऑफ t। हम कह रहे हैं कि अगर हमें यहां पर z ऑफ t चाहिए जो किसके बराबर होना चाहिए, xt के बराबर। तो देखिए अगर हम यहां पर z ऑफ t ऐसा पुट कर दें दैट इज इक्वल्स टू y ऑफ माइनस 3/4t, तो हमारा क्या रिजल्ट होगा। अगर हम z ऑफ t की वैल्यू देखें जो किसके बराबर है, y ऑफ माइनस 3/4t, मतलब t को रिप्लेस किया हमने किससे, माइनस 3/4 से। तो यहां भी रिप्लेस कीजिए x ऑफ माइनस 4/3 इंटू t को हमने माइनस 3/4t से रिप्लेस कर दिया। 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करके और ये आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, x ऑफ t मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अभी जैसे हमने जो बात कर रहे थे, अगर सपोज हमारे पास ऐसा होता आउटपुट y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ 2/3t प्लस 4। ठीक है, फिर से आपको दिख रहा है टाइम शिफ्टिंग है, इन्वर्टिबल रहेगा, टाइम स्केलिंग है, इन्वर्टिबल रहेगा, मतलब सिस्टम इन्वर्टिबल है। चेक नहीं करते हम, अब हमें इसके लिए इन्वर्स सिस्टम देखना है। तो कैसे डिजाइन करते थे हम, इस ब्रैकेट के अंदर की चीज को रिप्लेस कीजिए किससे, यहां पर t को टाउ से रिप्लेस कीजिए, तो 2/3 टाउ प्लस 4। और ये जो ब्रैकेट की चीज आई इसको इक्वेट किससे कर दीजिए, t से इक्वेट कर दीजिए और यहां से किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, टाउ की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहां से हम देखते 2/3 टाउ इज इक्वल्स टू t माइनस 4, देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स t माइनस 4। तो जो इनवर्स सिस्टम होगा उस इनवर्स सिस्टम की वैल्यू क्या होगी, y के अंदर ये वैल्यू टाउ की पुट कर दीजिए दैट इज y ऑफ 3/2 इंटू t माइनस 4। आप देखेंगे अगर आप ऐसा एक सिस्टम ले रहे हैं जिसके लिए इस आउटपुट y ऑफ t की वैल्यू x ऑफ 2/3t प्लस 4 है, अगर आप इसको कैस्केड कर दें एक ऐसे सिस्टम से जिसके लिए इनपुट अगर ये yt है और अगर इस सिस्टम का आउटपुट z ऑफ t है, तो अगर आपने इस इनपुट आउटपुट रिलेशन को ऐसे लिख दिया कि z ऑफ t इज इक्वल्स टू y ऑफ 3/2 टाइम्स t माइनस 4, तो आप देखेंगे कि ये जो आपको आउटपुट मिलेगा ये वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगी, x ऑफ t के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जो केसेस देखे हैं, ये कौन से केसेस देखे हैं, इन्वर्टिबल जो केसेस हमारे जब तक सिस्टम इन्वर्टिबल रहेगा, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड इन्वर्जन, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, उसके बाद फिर टाइम स्केलिंग, इन सब का कोई इफेक्ट नहीं है। डिस्क्रीट के केस में डेसिमेशन होने से हमारी इन्वर्टिबिलिटी वो वैनिश हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर मान लीजिए हमने एक सिस्टम ले लिया, सपोज y ऑफ t इज इक्वल्स टू, हम ऐसा ले रहे हैं x ऑफ 5 माइनस t माइनस ऑफ x ऑफ t माइनस 3। ठीक है, अब ये सिस्टम LTI सिस्टम नहीं है कि जिसको आप इसका इन्वर्स सिस्टम देख सकें ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू। पहले अगर हम इसकी इन्वर्टिबिलिटी देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमने x ऑफ t कुछ डिफरेंट इनपुट्स लिए और इनके लिए हम इसी y ऑफ t आउटपुट की वैल्यू देख रहे हैं जो x ऑफ 5 माइनस t माइनस x ऑफ t माइनस 3 करने से हमें मिलेंगे।
अगर सपोज हमने एक कांस्टेंट ले लिया x ऑफ t की जगह पर 2, तो कांस्टेंट पर आप कुछ भी टाइम रिवर्सल ले लें, कितने से भी शिफ्टिंग कर दें, उस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब 2 अगर लेंगे हम, तो y ऑफ t जो होगा x ऑफ 5 माइनस t की वैल्यू क्या होगी, 2 ही रहेगी, माइनस x ऑफ t माइनस 3 भी अगर हम करेंगे, इस कांस्टेंट को हम 3 से शिफ्ट भी करेंगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी, और 2 माइनस 2 ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। सिमिलरली अगर हम कांस्टेंट x ऑफ t की वैल्यू कांस्टेंट 5 भी ले लेते तो भी हमें इस टर्म की वैल्यू 5 मिलती और माइनस इस टर्म की वैल्यू भी कितनी मिलती, 5 मिलती। मतलब हम दो ही केसेस को देखकर देख लिया हमने कि फॉर डिफरेंट इनपुट्स सिस्टम इज प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट, देयरफॉर दिस सिस्टम इज नॉट इन्वर्टिबल। ये हमारा सिस्टम कैसा है, इट इज नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, ये हमारा नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। एक और सिस्टम एज्यूम कीजिए, सपोज हमारे पास y ऑफ t एक ऐसा सिस्टम है दैट इज x ऑफ 2t माइनस ऑफ x ऑफ माइनस t, ठीक है। फिर से आप अगर देखेंगे इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन, तो कभी भी अगर इस टाइप का डिफरेंस आ रहा है जिसमें ये दोनों ही जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो क्या है, सेम है, तो अगर आप देखें y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ 2t माइनस ऑफ x ऑफ माइनस t, इस टाइप का कोई भी फंक्शन कांस्टेंट रखकर बस आप चेक कर लीजिए, अगर x ऑफ t 2 देंगे तो x ऑफ 2t भी कितना होगा, 2 ही होगा, माइनस x ऑफ माइनस 2t भी कितना होगा, 2 ही होगा। मतलब रिजल्ट जो मिलेगा आपको इन दोनों का डिफरेंस 0 मिलेगा। 5 भी आप अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी 5 माइनस 5 आपको क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। मतलब ये जो सिस्टम है, फिर से ये सिस्टम कैसा है हमारा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x ऑफ t, इसके लिए भी देखिए 1-to-1 मैपिंग फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां yt इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया साइन ऑफ x ऑफ t। अगर आपने x ऑफ t की वैल्यू अगर पाई रखी तो y ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई क्या होगी, वैल्यू 0। अगर आपने x ऑफ t की वैल्यू 2 पाई पुट की तो साइन ऑफ 2 पाई ये वैल्यू भी क्या होगी, 0। आप कोई भी पाई का इंटीजर मल्टीपल पुट कीजिए इनपुट में, हर उस इनपुट के लिए आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक से ज्यादा इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट्स आ रहे हैं हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स के लिए, इसलिए ये सिस्टम भी कैसा है हमारा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास होता y ऑफ n इज इक्वल्स टू e टू द पावर x ऑफ n। अगर आप यहां पर देखें फिर से, अब ये सिस्टम कैसा है, अगर आप n की जगह पर यहां पर हमने x ऑफ n और ये y ऑफ n के बीच का ग्राफ ड्रॉ किया, दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर x ऑफ n। ये हम ग्राफ नहीं बस वैल्यूज चेक कर रहे हैं। अगर आप x ऑफ n 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1। अगर 1 पुट करेंगे तो e टू द पावर 1 दैट इज e, 2 पुट करेंगे तो e टू द पावर 2। तो आप देख रहे हैं अब इस केस में क्या हो रहा है, सिस्टम में अलग अलग इनपुट्स के लिए अलग अलग आउटपुट्स आ रहे हैं। 3 पुट करेंगे तो अलग आउटपुट आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है, इट इज एन इनवर्टिबल सिस्टम, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम लीनियर नहीं है। आप जानते हैं बेसिक फंक्शन के अंदर अगर x ऑफ n लिख दिया तो वो सिस्टम लीनियर नहीं होते। तो लीनियर नहीं है तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट नहीं है, तो इसका इनवर्स हम ट्रांसफॉर्म मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर सिंपली इसमें थोड़ा सा फिर से कॉमन सेंस यूज करें, अगर आपके पास ये x ऑफ n है और यहां से अगर आपका ये जो y ऑफ n मिल रहा है, इसकी वैल्यू अगर आपने ऐसे लिख रखी है कि y ऑफ n इज इक्वल्स टू e टू द पावर x ऑफ n, तो अब हम यहां पर ऐसा कौन सा सिस्टम लें कि जिससे पास करने पर हमें ये आउटपुट फिर से क्या मिल जाए, x ऑफ n मिल जाए। ऑब्वियसली अगर आपको ये एक्सपोनेंशियल के पावर में कुछ दिख रहा है, तो अगर आप इस सिस्टम के z ऑफ n आउटपुट को ऐसे डिफाइन कर दें कि z ऑफ n इज इक्वल्स टू लॉग बेस e, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ आउटपुट y ऑफ n, इस आउटपुट के लिए तो y ऑफ n की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर x ऑफ n, लॉग e टू द पावर e x ऑफ n। तो ये दोनों बेस लॉग कैंसिल होकर के सिर्फ ये क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहां पर आपको x ऑफ n वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बीच में देखिए, दोनों केसेस हमने क्या देखे थे, नॉन इन्वर्टिबल के केस देखे थे। ये बीच में एक हमने क्या देख लिया, इन्वर्टिबल का केस देख लिया। फिर से एक और केस अगर हम कंसिडर करें, सपोज हमारे पास होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x ऑफ t, ठीक है। अलग अलग इनपुट्स के लिए देखिए अलग अलग आउटपुट की वैल्यू, अगर x ऑफ t की वैल्यू और ये हम y ऑफ t ले रहे हैं अंडर रूट ऑफ x ऑफ t, अगर हम 4 लेंगे इनपुट तो वैल्यू क्या मिलेगी, आउटपुट की +-2।
अगर हम 16 लेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस 4। अगर हम 2 लेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस √2। इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट्स भी क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। और जितना पावर आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, ये जो पावर आपने लिया है, इसका इन्वर्स सिस्टम जो होगा क्या होगा, उतने ही पावर से आप, जैसे यहाँ पावर 1/2 है, तो आप जो इसका इन्वर्स सिस्टम लेंगे, अगर ये हमारा y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t का पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, तो इसका जो इन्वर्स सिस्टम आएगा, उस इन्वर्स सिस्टम के लिए आप क्या लिख दीजिए, ये आपका y ऑफ t है, यहाँ से आपने x ऑफ t अप्लाई किया है, तो अब जो z ऑफ t आएगा इसमें क्या होगी वैल्यू, इट इज इक्वल्स टू y ऑफ t का पावर 1/, अगर ये पावर n है तो यहाँ पावर कितना आपको पुट करना है, 1/n। 1/n मतलब क्या हो जाएगी वैल्यू 2। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि जैसे आपने ये देखा था कि अगर हमारा सिस्टम है y ऑफ t इज इक्वल्स टू ऐसा था कि x³ ऑफ 3, तो हमने ये देखा था जब पावर अगर हमारे ये क्या हो, अगर इंटीजर वैल्यूज हैं तो पावर अगर ऑड है तो सिस्टम इन्वर्टिबल होगा, इवन है तो सिस्टम नॉन इन्वर्टिबल होगा। अगर पावर हमारे इंटीजर नहीं है तो उस केस में हमने देखा अंडर रूट के केस में सिस्टम क्या है, इन्वर्टिबल है। तो जब भी हमारा इन्वर्टिबल सिस्टम पता चल गया हमें, अगर हमारा रिलेशन ऐसा गिवन है कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t का पावर n, अगर हमें पता चल गया कि ये सिस्टम कैसा है, इन्वर्टिबल है, तो जो इसका इन्वर्स सिस्टम होगा, उस इन्वर्स सिस्टम के लिए रिलेशन कैसा होगा आउटपुट इनपुट का, z ऑफ t इज इक्वल्स टू y ऑफ t टू द पावर 1/n होगा, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब फिर से कुछ और नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स की अगर हम बात कर लें, तो जैसे अगर हमने मान लीजिए एक सिस्टम ले लिया कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू, अगर हमने ले लिया सिग्नम ऑफ x ऑफ t, ठीक है। अब ये सिग्नम ऑफ x ऑफ t अगर आपको बताना हो कि ये सिस्टम इन्वर्टिबल है या नहीं है, ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया इनपुट और आउटपुट के बीच में, x ऑफ t ये हमारा y ऑफ t दैट इज सिग्नम ऑफ x ऑफ t। सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, t के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो t की वैल्यू लेस देन 0 के लिए वैल्यू -1, प्लस t की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए +1। x ऑफ t के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं आउटपुट सिग्नम ऑफ x ऑफ t, तो जब तक x ऑफ t नेगेटिव होगा तो वैल्यू -1, x ऑफ t पॉजिटिव होगा तो वैल्यू +1। तो x ऑफ t की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए अगर हम देख लें, अगर x ऑफ t की वैल्यू -1 है तो भी हमारा आउटपुट -1 है, x ऑफ t की वैल्यू -2 है तो भी हमारा आउटपुट -1 है, -3 के लिए भी आउटपुट -1 है, ऐसे ही +1 के लिए भी आउटपुट +1, +2 के लिए भी आउटपुट +1, +3 के लिए भी आउटपुट +1। मतलब फिर से आप देख रहे हैं कि एक से ज्यादा डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट हमारा क्या है, सेम है। मतलब ये सिस्टम कैसा होगा, नॉन इन्वर्टिबल होगा, और इसके लिए आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ना आप कर पाएंगे इनवर्स सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ले लेते y ऑफ t इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल ऑफ x ऑफ t, रेक्टेंगल ऑफ x ऑफ t ड्रॉ कीजिए। फिर से क्या दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल ऑफ x ऑफ t है, ठीक है, x ऑफ t, और ये हमारा y ऑफ t दैट इज रेक्टेंगल ऑफ x ऑफ t। कुछ नहीं लिखा, मतलब टाउ की वैल्यू 1 है तो ये -0.5 से +0.5 तक ये वैल्यू 1 है, ठीक है। अब x ऑफ t की वैल्यू 0 से लेकर -0.5 से 0 के बीच में कुछ भी वैल्यू होगी x ऑफ t की, उन सभी x ऑफ t के लिए आउटपुट हमारा कितना है, +1। ऐसे ही 0 से 0.5 के बीच में भी x ऑफ t की हम कोई भी वैल्यू लेंगे, उन सब के लिए हमारा आउटपुट कितना है, +1। तो डिफरेंट इनपुट्स लीड्स टू सेम आउटपुट, देयरफॉर दिस सिस्टम इज नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है। ऐसे आप कोई भी और सिस्टम जो आपके मन में आ रहे हो, जिसमें आपको बेसिक फंक्शन के अंदर, जैसे आपने ले लिया सपोज ट्राइंगल ऑफ x ऑफ t, बेसिक फंक्शन के अंदर अगर आप x ऑफ t लिख लें, ये आपका ट्राइंगल ऑफ x ऑफ t फंक्शन, जो -1 से लेकर 1 तक x ऑफ t के रिस्पेक्ट में ये हमारा आउटपुट है, वैल्यू है 1। तो आप देखेंगे कि अगर हम x ऑफ t की वैल्यू, सपोज यहां जो वैल्यू है, उतनी ही आउटपुट की वैल्यू हमारी एक x ऑफ t की इस वैल्यू के लिए भी है। आप ऐसे आपको दिखेंगे हर x ऑफ t की 2 वैल्यूज के लिए हमारे आउटपुट की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर सपोज हमने कहा ये x ऑफ t 0.5 है तो आउटपुट आपको 0.5 मिलेगा, -0.5 पर भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा, -0.25 पर भी आउटपुट 0.25 मिलेगा, और
प्लस 0.75 पर भी आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0.25 मिलेगा। तो फिर से क्या दिख रहा है, एक से ज्यादा इनपुट्स के लिए हमारा आउटपुट जो है वो सेम है, तो यह सिस्टम भी कैसा है हमारा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, ठीक है। और आप एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज अगर हमने कह दिया y ऑफ n इज इक्वल्स टू r ऑफ n, x ऑफ r ऑफ x ऑफ n, मतलब रैम्प फंक्शन जो आप ड्रॉ करते हैं वो n के रिस्पेक्ट में नहीं है, x ऑफ n के रिस्पेक्ट में हमारा आउटपुट उस रैम्प फंक्शन के फॉर्म का है, रैम्प ऑफ x ऑफ n। तो रैम्प फंक्शन हम जानते हैं 0 के बाद हमारा शुरू होता है, वैल्यू यहाँ 0, फिर ये n इज इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू 1, तो x ऑफ n जब 1 होगा तो वैल्यू 1, x ऑफ n जब 2 होगा, ये 1 है, जब 2 होगा तो वैल्यू 2, x ऑफ n जब 3 होगी वैल्यू x ऑफ n की, तो y ऑफ n की वैल्यू भी 3। अब ये सिस्टम इन्वर्टिबल है या नहीं है, इधर तो देख रहे हैं आपकी अलग अलग इनपुट्स के लिए अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं आउटपुट की, लेकिन इस तरफ अगर आप देखें तो n की वैल्यू चाहे हम x ऑफ n की वैल्यू चाहे हम -1 पुट करें या -2 पुट करें या -3 पुट करें, उन सारी वैल्यूज के लिए x ऑफ n की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमारा आउटपुट कितना है, 0 है। तो देयरफॉर ये सिस्टम भी कैसा है आपका, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, ठीक है। एज्यूम कीजिए y ऑफ n हमारा गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू x ऑफ डेल ऑफ n या डेल ऑफ x ऑफ n। तो अगर आप यहां से देखेंगे अलग अलग इनपुट्स के लिए चेक कीजिए, तो जैसे ये जो डेल ऑफ x ऑफ n है, अगर इस x ऑफ n की वैल्यू, आप जानते हैं ब्रैकेट में डेल ऑफ n कहां एग्जिस्ट करता है, जहां इसके ब्रैकेट के अंदर की चीज क्या हो, 0 हो, मतलब y ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 ओनली इफ, कब होगा ये 1, जब x ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब x ऑफ n 0 होगा, ये ब्रैकेट के अंदर डेल में जो भी चीज लिखी हुई है, जब ये चीज 0 होगी तब तो हमारा आउटपुट कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर ये चीज 0 नहीं है, इसकी वैल्यू चाहे 1 हो 2 हो कुछ भी वैल्यू हो, y ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 इफ x ऑफ n इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब x ऑफ n की वैल्यू चाहे हम 1 ले लें, 2 ले लें, 10 ले लें, 15 ले लें, हर उन x ऑफ n की वैल्यूज के लिए हमारा आउटपुट y ऑफ n क्या होगा, 0 होगा। तो बहुत सारे अलग इनपुट्स के लिए हमारा आउटपुट सेम है, मतलब फिर से ये सिस्टम भी कैसा है हमारा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, ठीक है। अब जैसे अगर हम कंसीडर करें y ऑफ n इज इक्वल्स टू साइन 5 पाई बाई 6n इंटू x ऑफ n, ठीक है। तो इसमें आप फिर से इनपुट आउटपुट रिलेशन मत देखने लगिए कि यहां x ऑफ n लिया उसके लिए आउटपुट लिया, आप स्टैंडर्ड सिग्नल्स लीजिए, टेस्ट सिग्नल्स की जिनकी हमने बात की, उन टेस्ट सिग्नल्स के लिए देखिए क्या आउटपुट आ रहे हैं। जैसे अगर हमने x ऑफ n लिया अपना डेल ऑफ n, x ऑफ n अगर हमारा डेल ऑफ n है, तो उस केस में y ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, साइन 5 पाई बाई 6n इंटू डेल ऑफ n। अब प्रॉपर्टी याद कीजिए इंपल्स फंक्शन की, अगर हम लिखते हैं x ऑफ n इंटू डेल ऑफ n, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ n। मतलब ये इंपल्स जहां एग्जिस्ट करेगा, वैल्यू भी इनके प्रोडक्ट की हमें सिर्फ वही मिलेगी, इसलिए आप इसको पुट करते हैं पहले 0, यहां से n की आपने वैल्यू फाइंड की, n की वैल्यू मिली 0, तो उस n की वैल्यू को इस x में रिप्लेस कर दिया, तो ये वैल्यू क्या होगी, x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ n। अगर यहां देखें हम, तो यहां n की वैल्यू 0 पुट यहां से मिली आपको, इसको पुट किया आपने 0, तो n की वैल्यू मिली 0। तो इस y ऑफ n की वैल्यू क्या हो गई, साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 इंटू n की जगह आपने पुट किया 0 इंटू डेल ऑफ n। साइन 0 ये क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 6 इंटू 0 मतलब साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0। तो हमने देखा xn अगर हम डेल n लें तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर आप x ऑफ n में डेल n की जगह पर क्या लेते, 2 डेल n लेते, तो आउटपुट क्या होता, y ऑफ n इज इक्वल्स टू साइन 5 पाई बाई 6n इंटू डेल ऑफ इंटू 2 टाइम्स डेल ऑफ n। फिर से देखिए 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटा दीजिए, तो फिर से आपको क्या दिख रहा है, xn इंटू डेल n का कॉम्बिनेशन। मतलब फिर से आप इस n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की चीज को 0 पुट करके n की वैल्यू मिलेगी 0, वो n की वैल्यू इस x ऑफ n फंक्शन में पुट करेंगे, तो ये फंक्शन फिर से क्या हो जाएगा, 0। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू 0 इंटू डेल ऑफ n। ये 2 कांस्टेंट, इस फंक्शन की वैल्यू n इज इक्वल्स टू 0 पर 0 इंटू डेल ऑफ n, ये वैल्यू भी क्या मिली आपको, 0 मिली। तो xn इज इक्वल्स टू डेल n के लिए भी आउटपुट 0,
del ऑफ 2 del n के लिए भी आउटपुट 0। एक और इनपुट लेकर आप देख सकते हैं x ऑफ n अगर हमने ले लिया del ऑफ n माइनस 6, ठीक है। अब ये आउटपुट क्या बनेगा हमारा, देखिए y ऑफ n इज इक्वल्स टू साइन 5 पाई बाई 6 n इंटू del ऑफ n माइनस 6। इसी फॉर्मूले के एक्सटेंशन आप ये भी जानते हैं कि x ऑफ n इंटू del ऑफ n माइनस n नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है फिर से उसी मेथड से इस ब्रैकेट के अंदर की चीज को पुट कीजिए 0, n की वैल्यू क्या मिल गई n नॉट, उस n की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो x ऑफ n नॉट इंटू del ऑफ n माइनस n नॉट, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपने देखा है। तो यहां पर हमने पुट किया n माइनस 6 को 0, तो n की वैल्यू मिली 6, तो इस पूरे आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी, यहां पर हम n की जगह क्या पुट करेंगे 6, और उसके साथ हम यही इंपल्स फंक्शन लिखेंगे, मतलब साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 इंटू n की जगह हमने पुट किया 6 और इंटू del ऑफ n माइनस 6। अब देखिए 6 और 6 कैंसिल हो गए, क्या बचा साइन 5 पाई, साइन पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल 0, तो फिर से 0 इंटू एनीथिंग, ये वैल्यू भी क्या मिली 0। तो हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट की वैल्यू क्या है, सबके लिए सेम है। मतलब ये भी जो सिस्टम है हमारा, ये कैसा सिस्टम है, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, ठीक है। तो हमने पहले कुछ इन्वर्टिबल सिस्टम्स के लिए देख लिया कि सिस्टम के ऑपरेशंस का इफेक्ट नहीं होगा, टाइम इनवेरिएंसी, स्केलिंग, एम्पलीट्यूड, इन्वर्जन सारे का। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि बेसिक फंक्शन के अंदर में अगर x ऑफ t लिखा है या x ऑफ n लिखा है तो वो सिस्टम्स मोस्टली क्या होंगे, नॉन इन्वर्टिबल होंगे। फिर हमने देखा साइन के टाइप में, मतलब xn के साथ कोई दूसरा फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड है तो वैसे सिस्टम की इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए आपको स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स यूज करने हैं, xt इज इक्वल्स टू del t लेकर के, ut लेकर के आप उनको चेक कीजिए। कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, सपोज हमारे पास एक सिस्टम गिवन है y ऑफ n इज इक्वल्स टू n इंटू x ऑफ n। क्या ये सिस्टम इन्वर्टिबल होगा? अगर आप इसमें चेक करें, हमने ले लिया सपोज x ऑफ n इज इक्वल्स टू del ऑफ n। अगर हम del ऑफ n के लिए देखेंगे तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, n इंटू del ऑफ n। फिर से हमारा ये वही फंक्शन है x ऑफ n इंटू del ऑफ n, इसकी वैल्यू क्या होती है, इस ब्रैकेट के अंदर की चीज को आपने पुट किया 0, n की वैल्यू मिली 0, ये जो भी वैल्यू मिली उसको इस x ऑफ n फंक्शन में पुट कर दीजिए n की जगह पर। x ऑफ n n है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू del ऑफ n, और 0 इंटू एनीथिंग, ये वैल्यू क्या मिली आपको, 0 मिली। सिमिलरली अगर आप x ऑफ n की वैल्यू 2 del ऑफ n भी पुट करते तो भी उसके लिए जो y ऑफ n आउटपुट होता वो वैल्यू क्या होती, n इंटू 2 इंटू del ऑफ n। फिर से देखिए यहाँ से फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इस ब्रैकेट की चीज को पुट किया 0, यहाँ से n की जो वैल्यू मिली उसको इसमें पुट किया तो 2 इंटू n इज इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 इंटू del ऑफ n, फिर से ये वैल्यू क्या मिली 0। मतलब हम देख रहे हैं डिफरेंट इनपुट्स लीड्स टू सेम आउटपुट। मतलब ये जो सिस्टम है हमारा ये कैसा है, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें, सपोज हमने एक केस ले लिया कि y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n इंटू x ऑफ n माइनस 1, ठीक है। अब अगर इस सिस्टम के लिए हमें देखना है सिस्टम इन्वर्टिबल है या नहीं, सपोज हमने x ऑफ n कंसिडर किया u ऑफ n, तो उस केस में जो आउटपुट है वो हमारा आउटपुट कितना है, u ऑफ n इंटू u ऑफ n माइनस 1, ठीक है। अगर आप दूसरे केस में इनपुट कंसिडर कीजिए x ऑफ n दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u ऑफ n, तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, y ऑफ n इज इक्वल्स टू u ऑफ, ये x ऑफ n की जगह अब हम क्या पुट कर रहे हैं, माइनस ऑफ u ऑफ n इंटू इस x ऑफ n की जगह भी हमने पुट किया माइनस ऑफ u ऑफ n माइनस 1। ये देखिए माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, u ऑफ n इंटू u ऑफ n माइनस 1। ये आउटपुट और ये आउटपुट दोनों क्या है, सेम है, जबकि हमने जो इनपुट्स लिए हैं वो यहाँ इनपुट un है और यहाँ इनपुट क्या है, माइनस un है। तो ये भी डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सिस्टम भी हमारा कैसा है, नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है। अब अगर टाइम में स्प्लिटेड सिस्टम्स के केस में अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन है y ऑफ n आउटपुट, ये डिफाइंड है 3 स्टेप्स में। इट इज इक्वल्स टू सपोज x ऑफ n माइनस 1 फॉर n greater than or equals to 1, it is 0 for n is equals to 0, and it is x of n only for n less than or equals to minus 1, ठीक है। हमारा आउटपुट y ऑफ n की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के इक्वल है तो x ऑफ n माइनस 1 होगा, n अगर 0 है तो 0 होगा, और अगर
n लेस देन इक्वल्स टू -1 है तो आउटपुट की वैल्यू x ऑफ n के ही बराबर होगी, ठीक है। इस सिस्टम के लिए अगर आपको इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है, अगर हमने क्या ले लिया x ऑफ n, अगर हम पुट कर दें डेल ऑफ n, तो उसके लिए जो आउटपुट होगा हमारा वो y ऑफ n आउटपुट क्या होगा, इसी रिलेशन से x ऑफ n माइनस 1, xn हमारा डेल n है तो क्या हो जाएगी वैल्यू डेल ऑफ n माइनस 1 किसके लिए, फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 के लिए, इट इज इक्वल्स टू 0 किसके लिए, फॉर n इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज इक्वल्स टू डेल ऑफ n दैट इज x ऑफ n के बराबर, मतलब डेल ऑफ n होगा हमारा आउटपुट किसके लिए, फॉर n लेस देन और इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब देखिए डेल ऑफ n माइनस 1 कहां एग्जिस्ट करेगा, n इज इक्वल्स टू +1 पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि n 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन हमारा सेटिस्फाई होगा। तो मतलब अगर यहां से हम देखें तो आउटपुट y ऑफ n की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन से आपको क्या दिखा, y ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 किसके केस में, फॉर n इज इक्वल्स टू, अगर हम 1 पुट करेंगे n ग्रेटर देन 1 के लिए या इक्वल्स टू 1 के लिए, ये एक्सप्रेशन फॉलो होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि इंपल्स कहां एग्जिस्ट करेगा, इसको पुट किया हमने 0 तो n इज इक्वल्स टू 1 पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए y ऑफ n की वैल्यू 1 है किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आप देख लें, जैसे n 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर लेस देन -1 है, अगर आप इसको देखें तो ये इंपल्स कहां एग्जिस्ट कर रहा है, n इज इक्वल्स टू 0, तो लेस देन -1 के लिए ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, और ये फंक्शन लेस देन -1 पर या इक्वल टू -1 पर तो कितना है, 0 है। मतलब आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो 1 मिल रहा है कहां पर, सिर्फ n इज इक्वल्स टू 1 पर, एंड 0 व्हेन n इज नॉट इक्वल्स टू 1। बाकी सभी वैल्यूज पर आपको ये आउटपुट की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट y ऑफ n हमें मिल रहा है वो हमारा सिग्नल एक्चुअली क्या है, सिर्फ हम ऐसे भी लिखते थे डेल ऑफ n माइनस 1 तो भी इस चीज को सेटिस्फाई करता कि इन दोनों केसेस में वैल्यू 0 है, हमारा आउटपुट सिर्फ n इज इक्वल्स टू 1 पर ही 1 है, इसका मतलब आउटपुट हमारा किसके बराबर है, डेल ऑफ n माइनस 1 के बराबर है। एक इनपुट के लिए चेक किया हमने, क्या इनपुट लेकर, डेल n लेकर। अब अगर हम इसी चीज को चेक करते हैं, अगर हम इनपुट क्या ले लेते हैं, x ऑफ n इज इक्वल्स टू डेल ऑफ n माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी रिलेशन से हमारा जो आउटपुट होता है y ऑफ n, देखिए उसकी वैल्यूज क्या होती, 3 स्टेप्स में। डेल n माइनस 1 हमारा इनपुट है, तो x ऑफ n माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगी वैल्यू, डेल ऑफ n माइनस 2 हो जाएगी। n माइनस 1 मतलब डेल ऑफ n माइनस 2 किसके लिए, फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 के लिए। 0 किसके लिए, फॉर n इज इक्वल्स टू 0 के लिए, एंड डेल ऑफ n माइनस 1 किसके लिए, फॉर n लेस देन और इक्वल्स टू -1 के लिए, ठीक है। अब यहां से देखिए कौन सा इंपल्स कहां एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप इस इंपल्स की बात करेंगे, डेल ऑफ n माइनस 2, ये कहां एग्जिस्ट करेगा, एट n इज इक्वल्स टू 2। आपने देखा वो लिमिट भी कैसी है, ये एक्सप्रेशन कहां के लिए वैलिड है, n ग्रेटर देन ये 1 है, ठीक है, n ग्रेटर देन 1 के लिए। तो हम देख रहे हैं कि n इज इक्वल्स टू 2 सही है, वो n ग्रेटर देन 1 है, मतलब हमारा आउटपुट 1 होगा कहां पर, एट n इज इक्वल्स टू 2 पर, क्योंकि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। n इज इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू 0 रहेगी, n लेस देन और इक्वल्स टू -1 के लिए हमारा ये इंपल्स आउटपुट होता है। आप अगर इस इंपल्स को देखें कहां एग्जिस्ट करेगा, ये n इज इक्वल्स टू 1 पर ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमारा जो n की कंडीशन हम ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, लेस देन या इक्वल्स टू -1 ले सकते हैं। मतलब ये आउटपुट भी हमारा क्या होगा, हर n की इन वैल्यूज के लिए भी आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। मतलब अब आप आउटपुट इज इक्वल्स टू लिख सकते थे, इट इज इक्वल्स टू ये डेल ऑफ n माइनस 2 की वैल्यू जहां ये एग्जिस्ट करेगा वहां इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो हम लिख सकते हैं y ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 ओनली एट n इज इक्वल्स टू 2 एंड इट इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज, या फिर आप लिख लें व्हेन n इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो अब देखिए हमने डेल ऑफ इस चीज को हम और क्या कह सकते थे, दैट इज इक्वल्स टू डेल ऑफ n माइनस 1 भी कह सकते थे, सॉरी n माइनस 2 भी कह सकते थे, क्योंकि इंपल्स कहां एग्जिस्ट कर रहा है, n इज इक्वल्स टू 2 पर। तो y ऑफ n आउटपुट हमारा सिर्फ 1 कहां मिलेगा, ओनली एट n इज इक्वल्स टू 2। मतलब आउटपुट क्या हमारा डेल ऑफ n माइनस 2 है, इस केस में आउटपुट क्या हमारा डेल ऑफ n माइनस 1 है। तो हम देख रहे हैं ये इनपुट डेल n लिया हमने, उसके लिए जो आउटपुट आया, और जो डेल ऑफ n माइनस 1 लिया उसके लिए जो आउटपुट आया वो डिफरेंट है। ऐसे ही आप कोई तीसरा आउटपुट भी लेकर देख सकते हैं, इसमें आपको इस सिस्टम में मिलेगा कि फॉर डिफरेंट इनपुट सिस्टम इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आउटपुट्स, देयरफॉर द सिस्टम इज क्या है, ये हमारा इनवर्टिबल सिस्टम है, ठीक है। और इनवर्टिबल है तो इसका इनवर्स सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, वो डिजाइन करना अब आप देख चुके हैं। डायरेक्ट हम इसके लिए अगर इनवर्स सिस्टम लिख दें तो देखिए क्या ये सही है, इनवर्स सिस्टम इसका जो होगा उसके लिए आउटपुट z ऑफ n की वैल्यूज
y ऑफ n के टर्म्स में कैसी होंगी? अगर यहां माइनस साइन आपको दिख रहा है तो आप क्या लिख दीजिए, y ऑफ n प्लस 1, किसके लिए? फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. इट इज 0, किसके लिए? फॉर n इज इक्वल्स टू 0, एंड इट इज इक्वल्स टू y ऑफ n, किसके लिए? फॉर n इज इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू -1. तो ये हमारा क्या हो गया? इस सिस्टम के लिए इनवर्स सिस्टम हो गया. ठीक है, इसी टाइप का अगर आप एक, ये सिस्टम कैसा आया? इनवर्टिबल आया, क्योंकि डिफरेंट इनपुट्स लीड्स टू डिफरेंट आउटपुट. अब अगर इसी में हम एक दूसरा केस देख लें, सपोज हमारा y ऑफ n ऐसा गिवन होता, दैट इज x ऑफ n प्लस 1 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, एंड इट इज इक्वल्स टू x ऑफ n फॉर n लेस देन और इक्वल्स टू -1. अब अगर इस सिस्टम को देखिए, ये भी टाइम स्प्लिटेड सिस्टम है. इसके केस में अगर आप एनालाइज करना चाहेंगे तो फिर से हम दो इनपुट से अप्लाई करके देख लेते हैं. अगर हमने मान लिया कि x ऑफ n जो हमारा इनपुट है वो क्या है? डेल n है, तो इसी रिलेशन से आउटपुट हमारा y ऑफ n क्या होगा? डेल ऑफ n माइनस 1 n प्लस 1, किसके लिए? फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए, एंड इट इज इक्वल्स टू डेल ऑफ n, किसके लिए? फॉर n लेस देन और इक्वल्स टू -1 के लिए. अब देखिए ये इंपल्स एग्जिस्ट कहां कर रहा है? डेल ऑफ n प्लस 1 ये एग्जिस्ट कर रहा है कहां पर? एट n इज इक्वल्स टू -1. लेकिन वो इस रेंज में है ही नहीं. ये हमारा होगा, लेकिन किसके लिए होगा? ओनली फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए. मतलब y ऑफ n की वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन से देखें तो वैल्यू क्या आएगी? 0. यहां से देखें तो ये इंपल्स कहां एग्जिस्ट कर रहा है? एट n इज इक्वल्स टू 0. ये भी लिमिट इस रेंज में है ही नहीं. जिसके लिए ये चीज डिफाइंड है वो n की रेंज क्या है? n लेस देन -1. तो ये तो हमारा 0 पर आ रहा है. मतलब इन दोनों ही केसेस से हम देख रहे हैं कि y ऑफ n की जो वैल्यू हो रही है हमारी, y ऑफ n इज 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n. n की किसी भी वैल्यू के लिए हम देख रहे हैं तो आउटपुट क्या हमारा? 0 है. ये किस इनपुट के लिए चेक किया हमने? डेल n इनपुट के लिए चेक किया. सिमिलरली अगर आप यहां पर अपना इनपुट x ऑफ n डेल n से चेंज करके 2 डेल n कर लेते तो डेल n और 2 डेल n तो अलग अलग इनपुट्स हैं. लेकिन अगर उसके लिए भी हम देखते तो yn आउटपुट क्या होता है हमारा? yn इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल ऑफ n प्लस 1, ये किसके लिए? फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, एंड इट इज 2 टाइम्स डेल ऑफ n, ये किसके लिए? फॉर n लेस देन और इक्वल्स टू -1. फिर से वही कंडीशन है, ये इंपल्स जहां एग्जिस्ट कर रहा है वो इस रेंज में नहीं है, ये इंपल्स जहां एग्जिस्ट कर रहा है वो भी इस रेंज में नहीं है. मतलब फिर से आपको दिख रहा है कि इस इनपुट के लिए भी आउटपुट y ऑफ n इज 0 फॉर ऑल n. तो मतलब हमने दो अलग अलग इनपुट्स अप्लाई किए और दोनों के लिए आउटपुट क्या आया? सेम आया. तो ये जो सिस्टम है ये कैसा है? नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है. इसके पहले भी टाइम में स्प्लिटेड सिस्टम था, लेकिन ये कैसा सिस्टम था? इन्वर्टिबल सिस्टम था. ये सिस्टम कैसा आ गया? नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम आ गया. क्लियर है? चलिए अब जैसे अगर हम एक इन्वर्टिबल के लिए बात कर लें फिर से, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास y ऑफ n या y ऑफ t ऐसा कोई सिग्नल है, दैट इज 2 प्लस cos t इंटू x ऑफ t. इस सिस्टम के लिए अगर हमें देखना है सिस्टम हमारा इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा, अलग अलग इनपुट्स पुट कीजिए. अगर मान लीजिए हमने x ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 ले लिया तो y ऑफ t की क्या वैल्यू होगी? y ऑफ t की वैल्यू 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 2 cos t. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, अगर हम 2 डेल t ले लेते हैं, ठीक है, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें. अगर हमने 2 डेल t ले लिया तो मतलब क्या होगी वैल्यू आउटपुट की? 2 प्लस cos t इंटू 2 डेल t. फिर से देखिए कौन सा आ रहा है हमारा? ये इस फॉर्म में आ रही है चीज जो आप इंपल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी लिखते हैं, x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ t. ये चीज पढ़ चुके हैं हम. या फिर अगर होता x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट तो इसकी वैल्यू x ऑफ t नॉट इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट. ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स फंक्शन से ये चीजें हम जानते हैं. ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं हम ये x ऑफ t मान लिया इसको, तो ये डेल t है. तो ये कहां एग्जिस्ट कर रहा है? t इज इक्वल्स टू 0 पर. ये कांस्टेंट एज इट इज रख दीजिए. तो ये वैल्यू होगी, वो क्या होगी वैल्यू? 2 प्लस cos t. इस फंक्शन की वैल्यू कहां पर? एट t इज इक्वल्स टू 0 इंटू इसके साथ और क्या रहेगा? डेल t रहेगा. यही हो गया x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ t. ठीक है, अब अगर आप t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? 2 इंटू 2 प्लस cos 0 इज 1 दैट इज 3. तो 2 इंटू 3 दैट इज को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू व्हाट? 6 cos t, 6 डेल t. ठीक है, ये
इस फंक्शन की वैल्यू t इज इक्वल्स टू 0 पर 3 इंटू 2 दैट इज 6 और इंटू डेल टी, मतलब ये वैल्यू कितनी है 6 डेल टी है। अगर आप कोई दूसरा इनपुट अप्लाई करें, अगर हम x ऑफ t इज इक्वल्स टू ले लेते, सिर्फ डेल टी ले लेते, अगर सिर्फ डेल टी लेते तो उसके लिए आउटपुट कितना आता 2 प्लस कॉस टी इंटू डेल टी, मतलब अब जो वैल्यू होती है वो 2 प्लस 1 3 इंटू डेल टी, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाती 3 डेल टी। इसी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से आप अलग अलग वैल्यूज लेकर देखिए, अगर हम x ऑफ t की जगह पर u ऑफ t ले लेते तो आउटपुट क्या होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस टी इंटू u ऑफ t, ठीक है। u ऑफ माइनस टी, अगर हम x ऑफ t की वैल्यू ले लेते माइनस ऑफ u ऑफ t तो वैल्यू क्या होती y ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस टी इंटू माइनस साइन यहां लिख देते हैं हम u ऑफ t। तो आप देख रहे हैं अलग अलग इनपुट्स ले रहे हैं, सिस्टम हमारा अलग अलग आउटपुट जनरेट कर रहा है, मतलब ये जो सिस्टम है ये सिस्टम कैसा है इनवर्टिबल सिस्टम है। सिस्टम कैसा है इनवर्टिबल सिस्टम है। तो हम कॉम्बिनेशन लेते जा रहे हैं, कभी हमने इन्वर्टिबल ले लिया, बीच में नॉन इन्वर्टिबल ले लिया, जिससे आप जज कर सकें कि आपको एकदम कॉन्फिडेंट होना है, चीजें जब भी आ जाए सामने तो ऐसा नहीं कंफ्यूज हो गए हम, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम जो है ये कैसा है इनवर्टिबल सिस्टम है। अब अगर इनवर्टिबल सिस्टम है तो इसका इन्वर्स डिजाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको x में अगर कुछ मल्टीप्लाइड दिख रहा है तो इसका इन्वर्स सिस्टम जो होगा वो आपको देखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। इन्वर्टिबल सिस्टम में z ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस कॉस t, ये हमारा इंटू y ऑफ t, ये क्या हो जाएगा हमारा इन्वर्स सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हम क्वेश्चन और कर रहे हैं। अगर हमारा y ऑफ n गिवन है समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k, देखिए इस सिस्टम को हम समेशन तो है ही, इसको हम और क्या बोलते हैं एक्यूमुलेटर कहते हैं। ये क्या हमारा एक्यूमुलेटर सिस्टम है, ठीक है। ये चीजें जब हम z ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, DTFT पढ़ेंगे, उन जगहों पर इसका बहुत एप्लीकेशन है, ठीक है। तो देखिए अब इस सिस्टम को अगर हमें देखना है कि ये सिस्टम हमारा इन्वर्टिबल है या नहीं है, आप इसको समझिए, इसको हम कैसे लिख सकते थे। ये चीज एक्चुअली क्या है, x ऑफ n y ऑफ n इज इक्वल्स टू k में हमें माइनस इन्फिनिटी से n तक वैल्यू पुट करनी है। हम उल्टा पुट करके देख लेते हैं, एक बार n पुट कर लेते हैं, फिर n माइनस 1 पुट कर लेंगे, फिर n माइनस 2, ऐसे करते करते हम कहां तक चले जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। तो अगर k की जगह n पुट किया तो ये सिस्टम क्या आएगा, ये क्या आएगी वैल्यू x ऑफ n, प्लस समेशन है तो प्लस का साइन दिया। अब n से एक कम वैल्यू पुट करते हैं, मतलब x ऑफ n माइनस 1 प्लस x ऑफ n माइनस 2 एंड अप टू इन्फिनिटी, ये कितना है हमारा इन्फिनिटी तक है, माइनस इन्फिनिटी तक हमें ये वैल्यू लेकर जानी है। तो हमारा ये सिस्टम है, सिस्टम हमारा इनपुट के डिलेड वर्जन्स का समेशन लेने से हमें इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इस सिस्टम को देखा था हमने, एक ऐसा सिस्टम है डायनामिक कॉजल सिस्टम है। अगर यहाँ पर n है तो ये कॉजल है, डायनामिक है और टाइम इनवेरिएंट भी है। अगर यहाँ पर स्केलिंग नहीं है मतलब ये हमारा इनवेरिएंट सिस्टम भी है। तो आप अगर इसका डिजाइन करना चाहते हैं इनवर्स सिस्टम, अगर हम पहले चेक कर लेते हैं कि अगर ये हमारा इन्वर्टिबल हुआ तो आप इसका डिजाइन कर सकते हैं इन्वर्टिबल सिस्टम का इनवर्स कैसे, यूजिंग ट्रांसफॉर्म। लेकिन अभी हमने z ट्रांसफॉर्म नहीं देखा, तो अब हम लैप्लास तो कर ही रहे थे, लेकिन z के थ्रू हम नहीं करेंगे, वहां और इजीली आप कर सकते हैं। जब हम z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो भी मेथड देखेंगे, अभी इसको हम टाइम में डिजाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर हमारा ये आउटपुट है, अब अगर हम देखना है हमें कि क्या डिफरेंट इनपुट्स के लिए हमारा आउटपुट डिफरेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हमने सपोज x ऑफ n क्या ले लिया, डेल ऑफ n ले लिया, तो उस केस में y ऑफ n की वैल्यू क्या आएगी, डेल ऑफ n प्लस डेल ऑफ n माइनस 1 प्लस डेल ऑफ n माइनस 2 प्लस ऐसी ये वैल्यूज अप टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए डेल ऑफ n कहां पर होता है, इंपल्स 0 पर, ये इंपल्स कहां होता है 1 पर, ये कहां होता है 2 पर। ऐसे करके आपको इंपल्सेस मिलेंगे 1 n इज इक्वल्स टू 0 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये जो सिग्नल बनता है जिसमें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंपल्सेस हो, और उन सभी इंपल्सेस की वैल्यू अगर कितनी दिख रही है आपको, पीछे क्या लिखी हुई है वैल्यू 1, तो मतलब ये कैसा सिग्नल है जिसमें n इज इक्वल्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक n के रिस्पेक्ट में इंपल्सेस हैं, वैल्यू 1 है। तो मतलब इस सिग्नल को आप किस नाम से जानते हैं, ये क्या सिग्नल है हमारा u ऑफ n। तो अगर हमने x ऑफ n की वैल्यू डेल n पुट की तो इस सिस्टम का जो आउटपुट हमें मिल रहा है, वो सिस्टम का आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, u ऑफ n मिल रहा है। क्लियर है। अब अगर हम इसी में वैल्यू पुट कर दें इनपुट की, x ऑफ n अगर हमने ले लिया डेल ऑफ n माइनस 1, हमने इनपुट चेंज कर दिया, देखते हैं हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है या नहीं। तो अब जो हमारा आउटपुट y ऑफ n होगा उसकी वैल्यू क्या होगी,
एक्स एन दैट इज डेल ऑफ एन माइनस वन प्लस एक्स ऑफ एन माइनस वन, तो क्या हो जाएगी वैल्यू डेल ऑफ एन माइनस टू प्लस एक्स ऑफ एन माइनस टू मतलब डेल ऑफ एन माइनस थ्री, अप टू ये फिर से चीज कहां तक है, इन्फिनिटी तक। अब देखिए ये इंपल्स कहां पर है, 1 पर। अब जो इंपल्सेस हैं वो 0 से नहीं है, इंपल्सेस अभी भी इन्फिनिटी तक हैं, लेकिन पहला इंपल्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा सिग्नल जिसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इंपल्सेस हों, सबकी वैल्यूज 1 हो, उस सिग्नल को आप किस नाम से जानते हैं, u ऑफ n माइनस 1 के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं अलग अलग इनपुट्स के लिए जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या है, अलग अलग आ रहा है। मतलब डिफरेंट इनपुट्स के लिए अगर हमारा सिस्टम डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये सिस्टम, इसीलिए हम कहेंगे कैसा सिस्टम है, ये इन्वर्टिबल सिस्टम। ठीक है, इन्वर्टिबल हो गया। अब अगर इन्वर्टिबल है तो हमें क्या डिजाइन करना है, इसके लिए इनवर्स सिस्टम डिजाइन करना है। तो देखिए यहां से y ऑफ n आपको पता है, अगर हम यहीं से y ऑफ n माइनस वन लेते, n को अगर हम इस पूरे इक्वेशन में अगर हम n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दें तो क्या वैल्यू होगी, x ऑफ n माइनस वन प्लस x ऑफ n माइनस टू प्लस x ऑफ n माइनस थ्री अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम yn और yn माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हमने फाइंड कर लिया yn माइनस y ऑफ n माइनस वन, yn हमारी ये चीज है, इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर लें, यहां भी x ऑफ n माइनस वन है और ये माइनस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस x ऑफ n माइनस वन, ये दोनों टर्म कैंसिल, यहां भी n माइनस टू है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म भी कैंसिल, सारे टर्म्स कैंसिल्ड हो जाएंगे, कौन सा टर्म रह जाएगा, बस x ऑफ n रह जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम, हमें इनवर्स अगर डिजाइन करना था तो हमें ऐसा ही सिस्टम लेना था कि अगर हमारे पास ये कोई सिस्टम है जिसके लिए y ऑफ n की वैल्यू समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k है, तो हम चाहते थे कि यहां पर अगर हम इनपुट x ऑफ n अप्लाई कर रहे हैं, इसका आउटपुट y ऑफ n आया, तो हम चाह रहे थे कि हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जिस सिस्टम में अगर हम ये yn इनपुट दें तो हमारा जो आउटपुट प्रोड्यूस करे सिस्टम zn वो किसके बराबर हो, इनपुट x ऑफ n के बराबर। तो अभी हमारा ये इनवर्स सिस्टम कहलाता। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम ये प्रोसीजर कर लें yn माइनस वन, तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, xn की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब इस आउटपुट z ऑफ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए इनवर्स सिस्टम के केस में, y ऑफ n माइनस y ऑफ n माइनस वन। इसको देखिए हम बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस। जब हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स करेंगे, मतलब डिस्क्रीट टाइम में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हम देखेंगे इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस। डिफरेंस इक्वेशंस, जैसे आप कंटिन्यूअस टाइम में डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, वैसे ही हम डिस्क्रीट टाइम में डिफरेंस इक्वेशन की बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस, yn माइनस y ऑफ n माइनस वन। तो जो एक्यूमुलेटर्स होते हैं उनके इनवर्स सिस्टम्स क्या होते हैं, जिनका ट्रांसफर फंक्शन, मतलब जिनका जो अंदर जो ये इनपुट आउटपुट रिलेशन है वो कैसा मिलेगा आपको, फर्स्ट डिफरेंस से मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्यूमुलेटर कैसा सिस्टम होता है, एक टाइम इन्वर्टिबल सिस्टम होता है। ठीक है, इसी में अगर थोड़ा सा हम चेंज कर दें केस को, सपोज हमने अगर ऐसा लिख दिया कि y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n 1/2 टू द पावर n माइनस k इंटू x ऑफ k। अब अगर इस सिस्टम को हम देखें, इसके लिए हमें देखना है क्या ये सिस्टम टाइम इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम ओपन करके देख लेते हैं कि इस y ऑफ n की वैल्यू कैसी है। अगर आप यहां पर फिर से पुट करना शुरू कीजिए, k इज इक्वल्स टू क्या पुट कीजिए, पहले n पुट कीजिए, फिर n माइनस वन पुट करेंगे, n माइनस टू पुट करेंगे। तो अगर हमने इसको पुट किया n k की जगह पर, तो ये n माइनस वन क्या वैल्यू मिलेगी, 1/2 टू द पावर 0 इंटू x ऑफ k की जगह पर क्या पुट कर दिया हमने, n। दूसरी बार इस इक्वेशन में k की जगह पर n माइनस वन पुट कीजिए, तो 1/2 इंटू n माइनस वन, k की जगह पर हमने क्या पुट किया, n माइनस वन, इंटू यहां भी क्या लिखेंगे हम, k की जगह पर n माइनस वन लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम 1/2 टू द पावर n माइनस टू पुट कीजिए, k की जगह पर x ऑफ n माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, अब टू यह चीज हमारी इन्फिनिटी तक आप पुट करते रहिए, k की वैल्यू को n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर एंड सो ऑन। अब देखिए चीज कैसी आ रही है, 1/2 टू द पावर 0, ये हमारे आउटपुट y ऑफ n की वैल्यू है। 1/2 टू द पावर 0 इज 1, x ऑफ n, यहां से आपको टर्म मिला x ऑफ n, प्लस ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, n माइनस n तो कैंसल्ड होकर 0 हो जाएगा,
और ये माइनस और माइनस प्लस, मतलब ये क्या वैल्यू मिलेगी 1/2 टू द पावर +1, लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू x ऑफ n माइनस 1। नेक्स्ट टर्म में देखिए n और n फिर से कैंसिल हो जाएंगे, पावर क्या मिलेगा 1/2 का स्क्वायर मिलेगी वैल्यू आपको, तो 1/2 टू द पावर 2 x ऑफ n माइनस 2। ऐसे ही जो अगला टर्म आता है वो 1/2 टू द पावर 3 x ऑफ n माइनस 3 एंड सो ऑन, ये वैल्यू आपको मिलती। अब फिर से अगर आप देखेंगे तो ये सिस्टम भी आपको इन्वर्टिबल मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप चेक कर लें xn इज इक्वल्स टू del n पुट कर दीजिए तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको del n प्लस 1/2 del ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2। मतलब आप देखेंगे कि ये भी जो सिस्टम होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और स्पेस भी कम है, तो हम इसको बस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आप इसको चेक कर लेना कि ये भी जो सिस्टम होगा ये सिस्टम कैसा होगा, इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो इन्वर्टिबल अगर होगा तो अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं स्पेस में इतने में कि इसका इन्वर्स सिस्टम कैसा होना चाहिए। हमें फिर से क्या चाहिए, हम कुछ ऐसा मैनिपुलेशन कर सकें जैसे हम यहाँ पर करके लाए हैं कि हमें y का यहाँ पर कुछ टर्म हो और इस तरफ हमें क्या मिल जाए, x ऑफ n मिल जाए। तो यहाँ देखिए ये y ऑफ n है, अगर हम y ऑफ n माइनस 1 फाइंड करते तो यहाँ क्या वैल्यू मिलती, x ऑफ n माइनस 1 प्लस 1/2 टाइम्स x ऑफ n माइनस 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर x ऑफ n माइनस 3 1/2 टू द पावर क्यूब x ऑफ n माइनस 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा बाकी सारे टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे। क्यों, यहाँ 1/2 है, यहाँ उस x ऑफ n माइनस 1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर हम 1/2 y ऑफ n माइनस 1 देख लें तो क्या वैल्यू होगी 1/2 x ऑफ n माइनस 1, और ये 1/2 ऑलरेडी था तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 2 x ऑफ n माइनस 2, ये क्या हो जाएगी वैल्यू 1/2 का पावर 3 x ऑफ n माइनस 3 1/2 टू द पावर 4 x ऑफ n माइनस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये देखिए, अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, अगर हम yn में से y 1/2 टाइम्स y ऑफ n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, ये सारे टर्म्स कैंसल्ड हो जाएंगे, सिर्फ एक टर्म बच जाएगा, कौन सा, x ऑफ n। तो मतलब यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर अगर हमने किया y ऑफ n माइनस ऑफ 1/2 टाइम्स y ऑफ n माइनस 1, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये किसके बराबर मिलेगी, x ऑफ n के बराबर मिलेगी। तो मतलब इसका जो इन्वर्स सिस्टम होगा, ये हमारा अगर कोई सिस्टम था y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n 1/2 टू द पावर n माइनस k इंटू एक्स ऑफ k, तो इसका जो इन्वर्स सिस्टम हम लेंगे उस इन्वर्स सिस्टम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, z ऑफ n इज इक्वल्स टू y ऑफ n माइनस 1/2 टाइम्स y ऑफ n माइनस 1 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर y n है तो हमें यहाँ z ऑफ n की वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगी, ये z ऑफ n x ऑफ n के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्स सिस्टम डिजाइन हो गया। तो इन्वर्स किसके लिए डिजाइन किया हमने, क्योंकि ये सिस्टम कैसा था, इन्वर्टिबल था। दो चीजें बस आप और याद रखिए, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास इधर दिख रहा है, तो अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं। दो केसेस और याद रखने हैं आपको, कौन से, अगर हमारे पास कभी ऐसा सिस्टम है कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t, तो अब अगर इस सिस्टम को देखें, डिफरेंशिएटर है अगर हमारा, इसमें अगर आप x ऑफ t में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर पुट करके देखेंगे तो कांस्टेंट आप चाहे 2 लें तो 2 का भी डिफरेंशिएशन 0, 5 लें तो उसका भी डिफरेंशिएशन 0। मतलब अगर yt और xt के बीच का रिलेशन अगर आपको एक डिफरेंशिएटर के थ्रू स्पेसिफाइड है तो ये जो सिस्टम होगा ये कैसा सिस्टम होगा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, सिस्टम कैसा है, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है। लेकिन अगर हमारे पास यही रिलेशन होता कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t x ऑफ टाउ डी टाउ, अगर इंटीग्रेटर के थ्रू गिवन है, तो आप अगर इस सिस्टम को देखेंगे तो ये सिस्टम हमारा इन्वर्टिबल होगा। कैसे, अगर आप ले लें इनपुट x ऑफ t इज इक्वल्स टू ut या डेल t इनपुट लेंगे तो डेल t के लिए हमारा आउटपुट क्या आएगा, आप जानते हैं इनपुट इंपल्स और स्टेप फंक्शन के बीच का रिलेशन, अगर हम डेल टी को इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी तो हमें जो चीज मिलती है वो क्या होती है, स्टेप फंक्शन यू टी होती है। ऐसे ही अगर आप एक्स टी की वैल्यू ले लेते माइनस ऑफ डेल टी, तो उस केस में आपका आउटपुट भी जो होता है वो क्या मिलता है आपको,
माइनस ऑफ यूटी मिलता। ठीक है, तो देख रहे हैं हम अलग अलग इनपुट्स की वजह से आउटपुट जो है वो अलग अलग है। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपने कोई कांस्टेंट ले लिया 5, तो 5 का इंटीग्रेशन 5t, 10 कांस्टेंट लिया तो 10 का इंटीग्रेशन 10t। तो अलग अलग इनपुट्स के लिए आपका सिस्टम कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए ये जो सिस्टम होगा, इंटीग्रेटर वाले सिस्टम्स जो भी होंगे, ये सभी सिस्टम क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे। अब अगर इन्वर्टिबल होंगे तो फिर से हम क्या डिजाइन कर सकते हैं, इनका इनवर्स सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। तो सिंपली इनवर्स कैसे होगा, हमें वापस क्या चाहिए, xt चाहिए। यहां से आपने एक सिस्टम ले रखा है yt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t x ऑफ टाउ डी टाउ। तो अगर आप इसमें क्या ले लें, अगर ये हमारा इनपुट है x ऑफ t, यहां आउटपुट प्रोड्यूस हुआ y ऑफ t, अगर इसको आप एक ऐसे सिस्टम से पास कर दें इसके आउटपुट को, इसके लिए अगर आउटपुट है हमारा zt, तो अगर आप लिख रहे हैं z ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ y ऑफ t। तो y ऑफ t के अपने आप में इंटीग्रेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के ही रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसल्ड आउट होकर आपको zt आउटपुट की वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगी, xt के बराबर मिल जाएगी। तो अगर कोई इंटीग्रेटर है से डिफाइंड है अगर कोई सिस्टम, तो ये सिस्टम इन्वर्टिबल सिस्टम है, और इस इन्वर्टिबल सिस्टम का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, एक डिफरेंशिएटर से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने इन्वर्टिबल सिस्टम्स और इसके पहले हमने एलटीआई सिस्टम्स को देखने की कोशिश की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, कभी भी आपके इन्वर्टिबल सिस्टम्स पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसलिए एक्सपेंड करने की कोशिश की इतना कि आप देख करके एटलीस्ट जो नॉर्मल एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इतने सिंपल आएंगे। अब इतना करने के बाद आपको वो इतने सिंपल लगेंगे कि आप देखकर बता सकते हैं कि सिस्टम आपका इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स को अगर इसका आइडिया नहीं है तो एक से ज्यादा ऑपरेशंस आ गए। जैसे आपने यही सिस्टम देखा कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू अगर गिवन होता -4/3 x ऑफ -2/3 t प्लस 5/6, इतने सारे ऑपरेशन देखकर उनको लगेगा कि ये जो सिस्टम है कभी इन्वर्टिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन अब आपको पता है कि चाहे हम एम्पलीट्यूड इन्वर्जन कर दें या हम एम्पलीट्यूड स्केल कर दें या हम टाइम इन्वर्जन ले लें, हम टाइम स्केलिंग कर दें या टाइम शिफ्टिंग कर दें, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता और ये जो सिस्टम होगा ये कैसा होगा, इन्वर्टिबल सिस्टम्स होंगे। तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। और जब आप प्रैक्टिस बुक में जाएंगे, अब क्वेश्चंस करेंगे, तो जितने कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं, अब अभी हमारे पास एक और टॉपिक रह गया जिसको हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। वो टॉपिक होगा हमारा स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स। फिर उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम शुरू करेंगे। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इनवर्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमने इनवर्स लिया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉजल सिस्टम्स का इनवर्स आपको कॉजल ही मिले। कॉजल सिस्टम्स का इनवर्स नॉन कॉजल भी मिल सकता है, ऐसे ही नॉन कॉजल सिस्टम्स का इनवर्स आपको कॉजल भी मिल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये एक इन्वर्टिबल सिस्टम था, ये हमने देखा y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t-4, ये हमारा कैसा है, एक इन्वर्टिबल सिस्टम है और ये कैसा है, कॉजल सिस्टम भी है। ठीक है, अब अगर इसका आप इनवर्स लेंगे तो आप देखा था आपने कि यहां पर z ऑफ t जो आएगा वो कैसा आएगा, y ऑफ t+4 आएगा, क्योंकि हमें इस -4 को कैंसिल करना है। तो आप देख रहे हैं कॉजल सिस्टम का इनवर्स क्या हो सकता है, नॉन कॉजल भी हो सकता है। अगर यहां पर हम ऐसा भी ले सकते थे कि कॉजल का इनवर्स जो दिखता है वो आपको क्या दिखता है, कॉजल ही दिखता। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे इनवर्स सिस्टम्स की जब बात हो कि अगर कोई सिस्टम कॉजल है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉजल सिस्टम का इनवर्स हमेशा कॉजल होगा, या फिर अगर कोई सिस्टम नॉन कॉजल है तो उसका इनवर्स हमेशा नॉन कॉजल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दोनों ही हो सकते हैं, कॉजल का इनवर्स भी नॉन कॉजल हो सकता है, नॉन कॉजल का इनवर्स भी कॉजल हो सकता है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम एलटीआई है तब उसको हम इंपल्स रिस्पॉन्स से उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे, एलटीआई नहीं है तो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया को देखकर हम वो डिटरमाइन करेंगे। तो लास्ट लेक्चर तक हमने अपने बाकी सारे टाइप्स के सिस्टम्स देख लिए थे, कौन कौन सी, जैसे स्टैटिक डायनामिक, फिर उसके बाद आपने देखा कॉजल नॉन कॉजल, टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट, लीनियर नॉन लीनियर, फिर हमने एलटीआई सिस्टम्स देखे। एलटीआई सिस्टम्स के बाद आपने इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स देख लिया। अब जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स। ठीक है, तो देखिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही इस पर हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने सिग्नल सेंस सिस्टम पढ़ा और अगर आपको ये नहीं पता कि सिस्टम स्टेबल कब होता है, ये अगर नहीं पता कि सिग्नल्स स्टेबल या फिर बाउंडेड कब होते हैं, तो फिर मतलब एक बहुत ही आपके लिए क्या है, ड्रॉबैक। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपका कमांड होना चाहिए, देखकर आप बता सके सिस्टम हमारा स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो नॉर्मली जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आप इंपल्स रिस्पांस की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सिस्टम है वो हमारा हमेशा ही एलटीआई सिस्टम हो। मतलब
अगर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हम इम्पल्स रिस्पॉन्स या फिर ट्रांसफर फंक्शन किन सिस्टम्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, ओनली फॉर LTI सिस्टम्स। तो अगर कोई सिस्टम LTI सिस्टम होगा तब हम उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स h(t) या फिर h(n) अगर डिस्क्रीट है तो। अदरवाइज एक नॉर्मल इन जनरल आप चाहे प्रोसीजर कह सकते हैं कि जब भी हमें स्टेबिलिटी की बात करनी होती है तो किसी भी सिस्टम के लिए आप स्टेबिलिटी किससे चेक कर सकते हैं, यूजिंग बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी हम ले रहे हैं सबसे पहले हम उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया। तो किसी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल होना मस्ट है। ठीक है, तो फॉर एनी सिस्टम टू बी स्टेबल, फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया। मतलब इसको आप शॉर्ट में BIBO स्टेबिलिटी भी कहते हैं, BIBO स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल, अगर हम किसी सिस्टम में बाउंडेड इनपुट अप्लाई करें, बाउंडेड इनपुट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, बाउंडेड सिग्नल्स जिनकी वैल्यू टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर क्या रहे, हमेशा फाइनाइट रहे, इनफाइनाइट कभी ना हो। ऐसे इनपुट्स अगर हम सिस्टम में अप्लाई करें तो उस सिस्टम का जो आउटपुट होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। मतलब फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल इट मस्ट प्रोड्यूस बाउंडेड आउटपुट फॉर एवरी बाउंडेड इनपुट। वर्ड क्या ध्यान रखेंगे अपन, एवरी। मतलब अगर कोई सिस्टम है जो हर बाउंडेड इनपुट के लिए हमारा क्या करे, बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करे, तभी उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे कि ये क्या फॉलो कर रहा है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है और ये सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो कि सिस्टम में हमने 4 बाउंडेड इनपुट्स देकर देखे, 3 बाउंडेड इनपुट्स के लिए उसका आउटपुट भी बाउंडेड है, मतलब फाइनाइट इनपुट के लिए आउटपुट भी फाइनाइट है, लेकिन एक भी इनपुट अगर ऐसा है जिसकी फाइनाइट वैल्यू के लिए, फाइनाइट इनपुट के लिए अगर आउटपुट ने प्रोड्यूस कर दिया इनफाइनाइट आउटपुट, तो वैसे सिस्टम को आप फिर से क्या कहेंगे, इट इज नॉट स्टेबल। ठीक है, तो अगर एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लें कि हमारे बाउंडेड इनपुट्स क्या है। ठीक है, तो बाउंडेड सिग्नल, मतलब इस क्राइटेरिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि जो हमारा इनपुट है, अगर x(t) या x(n) इनपुट की हम बात कर रहे हैं, अगर इस इनपुट का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, अगर ये वैल्यू सपोज हमने b(x) से नाम दे दी, अगर ये वैल्यू क्या है, लेस देन इन्फिनिटी, अगर हमने मान लिया कि ये जो इनपुट है हमारा वो मैक्सिमम, उसमें कितनी वैल्यू आ सकती है, हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी या मैक्सिमम ये इक्वल हो सकती है किसके, bx के, जहां पर जो bx है वो क्या है, लेस देन इन्फिनिटी, मतलब ये वैल्यू कैसी है, फाइनाइट है। तो ऐसे इनपुट को हम क्या कहेंगे, अगर ये कंडीशन इनपुट सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब इनपुट क्या है, बाउंडेड है। अब अगर ऐसा इनपुट हमने अप्लाई कर दिया तब जो हमारा आउटपुट आना चाहिए yt, उस yt का भी जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो क्या होनी चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए। मतलब अगर हमने ये बाउंडेड इनपुट अप्लाई किया, उसके लिए जो आउटपुट आया, अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू by है, जहां पर by भी क्या है, अगर लेस देन इन्फिनिटी है, मतलब by भी अगर फाइनाइट है, तो ऐसे सिस्टम को आप कहेंगे कि ये सिस्टम हमारा क्या कर रहा है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ये हमारा कैसा सिस्टम है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम है, और ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि बाउंडेड इनपुट्स कैसे होते हैं। तो जैसे आप रिकॉल करें, जब हमने नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स के लिए हमने डिफाइन किया था, तो उस टाइम में आपने देखा था बाउंडेड इनपुट्स कैसे होते हैं। जैसे अगर बाउंडेड इनपुट्स के एग्जाम्पल आप देखें, बाउंडेड इनपुट्स, तो जितने भी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल हैं, जैसे हमने ये सिग्नल ले लिया, इसको आपने नाम दिया e⁻⁻⁴ या फिर आप जानते हैं अगर कोई सिग्नल स्टेबल है, मतलब बाउंडेड है, तो उस पर अगर आप टाइम रिवर्सल भी ले लेंगे तब भी जो चीज़ आपको मिलेगी वो भी चीज़ क्या होगी, बाउंडेड ही होगी। मतलब हमने ये भी देखा था कि अगर हम क्या ले लें, इस पर टाइम रिवर्सल, तो हमें क्या सिग्नल मिलेगा, e⁻⁻⁡, ये सिग्नल भी क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब बाउंडेड होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हमने देखा था, अगर ऐसा कोई सिग्नल है जो डबल साइडेड डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, मतलब जिसकी वैल्यू e⁻⁴ ये सिग्नल भी हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगा। जो चीज़ इसके पहले लिखी है उतनी ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू भी मैक्सिमम 1 है, यहाँ भी ये वैल्यू मैक्सिमम 1 है। ठीक है,
इसके अलावा जितने भी साइनोसॉइडल सिग्नल्स होते हैं तो सभी साइनोसॉइडल, ये फर्स्ट हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल में, फर्स्ट हमारा है ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल्स, ये हमारे बाउंडेड सिग्नल्स होंगे। इसके अलावा सेकेंड जो हमारा टाइप हम ले सकते हैं बाउंडेड में, दैट आर साइनोसॉइडल सिग्नल्स। जैसे आपने साइन या कॉस की बात की, ये अगर हमने, ये हमारा क्या है साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, ठीक है। इस तरफ हमने नहीं बनाया, इस तरफ भी ये वैल्यू हमारी, तो अगर इसके पीछे कुछ नहीं लिखा मतलब एम्पलीट्यूड 1 है, तो ये वैल्यू +1 से कहाँ के बीच में रहेगी, हमेशा -1 के बीच में रहेगी। ये जो भी सिग्नल है हमारा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 और +1 के बीच में ही इसका वेरिएशन होगा। तो हमेशा t टेंड्स टू कहीं पर भी हम देखें इसकी वैल्यू इस रेंज के बाहर नहीं जा सकती। ये सिग्नल कैसा हमारा बाउंडेड सिग्नल है। इसके अलावा और आप क्या देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, डैम्प्ड सिग्नल्स, जैसे अगर आपने ले लिया e⁻−at साइन u ऑफ t, ये ग्राफ होता है इसका, ये भी आपको क्या दिख रहा है, टाइम के साथ डिकेइंग है, e⁻−at साइन ओमेगा टी यू टी, सिर्फ पॉजिटिव साइड में अगर हमने बनाया है तो। इसी के लिए अगर आप कॉस का फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो जो साइन 0 पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, शेप वाइज ये सिग्नल भी ऐसा ही होता, लेकिन अब क्या होता, वो सिग्नल यहाँ पर इस टाइप से आपको सिग्नल का शेप दिखता। 0 पर वैल्यू कितनी होती, 1 होती। ये हमारा e⁻−at cos ओमेगा टी u ऑफ t। अगर ये सिग्नल बाउंडेड है, इस पर आप टाइम रिवर्सल ले लेंगे तब भी जो सिग्नल मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, बाउंडेड ही मिलेगा। मतलब यही चीज अगर इस तरफ होती, u ऑफ t की जगह u ऑफ -t भी लिखा होता तो सिग्नल बाउंडेड था, ये सिग्नल भी बाउंडेड था, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप, u ऑफ t, ये हमारा फंक्शन ut, या फिर डिस्क्रीट टाइम के केस में इसी का फंक्शन, ये t के रिस्पेक्ट में लिखा है हमने, वैल्यू 1 है। आप डिस्क्रीट के केस में लिखेंगे तो u ऑफ n वैल्यू सैंपल्स होंगे, सारे सैंपल्स की वैल्यू 1, n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी के लिए। ये सिग्नल भी हमारा कैसा है, बाउंडेड सिग्नल है। ऐसे आप कोई भी सिग्नल्स ले लें जिनकी वैल्यू क्या हो, t टेंड्स टू इन्फिनिटी तक फाइनाइट रहे किसी भी रेंज में। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बाउंडेड सिग्नल्स हैं उनकी वैल्यू टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर एक फाइनाइट रेंज के अंदर ही हो सकती है, उसके बाहर उनकी वैल्यू नहीं जा सकती, और वो जो रेंज होगा वो हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप सिग्नल्स को देख सकते हैं। और अनबाउंडेड के केस में अगर आप बात करें तो जैसे अगर हमने अनबाउंडेड की बात की तो अनबाउंडेड में कौन कौन से सिग्नल्स आ सकते हैं, जैसे आपने देखा रैंप फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, pt दैट इज इक्वल्स टू t²/2ut, या फिर हमने लिखा r ऑफ t के रिस्पेक्ट में r ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू tut। ये सभी आपके क्या है, अनबाउंडेड सिग्नल्स हैं। जैसे आप कंटिन्यूस टाइम इंपल्स फंक्शन डिफाइन करते हैं t के रिस्पेक्ट में डेल ऑफ t, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी एट t इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी सिग्नल हमारा जो है ये क्या है, अनबाउंडेड है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इन्फिनिटी। एरिया 1 है लेकिन वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, तो सिग्नल क्या हमारा अनबाउंडेड है। लेकिन अगर आप डिस्क्रीट टाइम इंपल्स फंक्शन की बात करते तो वो किसके केस में आता, बाउंडेड सिग्नल के केस में, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम में n इज इक्वल्स टू 0 पर एग्जिस्टेंस और वैल्यू फाइनाइट है कितनी, 1, तो ये जो सिग्नल है हमारा n के रिस्पेक्ट में डेल ऑफ n, ये सिग्नल हमारा कैसा है, बाउंडेड है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस टाइम की बात करते हैं तब जो हमारा ये सिग्नल है, ये हमारा सिग्नल कैसा है, अनबाउंडेड है। ऐसे कोई भी आप एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स ले रहे हैं जो क्या रहे हैं, टाइम के साथ इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल हैं, जैसे e⁻at u ऑफ t ले लें, या फिर ऐसा सिग्नल ले लें e⁻−at u ऑफ -t ले लें। तो जो सिग्नल अनबाउंडेड है उसको आप अगर -t लेंगे मतलब टाइम रिवर्सल भी लेंगे उस पर, तो वो सिग्नल भी क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। अगर कोई सिग्नल टाइम में बाउंडेड है मतलब वैल्यू फाइनाइट है तो उस पर टाइम रिवर्सल का भी इफेक्ट वही रहेगा, सिग्नल हमारा बाउंडेड ही रहेगा, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके केस में आप एक और क्या सिग्नल ड्रॉ कर सकते थे, जैसे आप अगर देखें तो एक ये सिग्नल भी हो सकता था हमारा, ये सिग्नल कौन सा फंक्शन है, 1 - e⁻−at, ये भी हमारा फंक्शन क्या होगा,
बाउंडेड होगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से जितने भी ऐसे सिग्नल्स एज्यूम कर सकते हैं जिनकी वैल्यू टाइम के हर इंस्टेंट पर फाइनाइट हो, उन सारे सिग्नल्स को हम क्या कहेंगे, ये बाउंडेड सिग्नल्स हैं। तो ये जो हमने बाउंडेड सिग्नल्स लिए हैं एग्जाम्पल, तो अगर हमारे सिस्टम को बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट होना है तो जो भी आपके पास सिस्टम की इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप गिवन है उसमें से इनमें से हर एक फाइनाइट इनपुट के लिए, हर एक बाउंडेड इनपुट के लिए जो सिस्टम का आउटपुट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तब हम उस सिस्टम को क्या कहेंगे कि ये BIBO क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि किस टाइप के सिग्नल्स, किस टाइप के सिस्टम्स हमारे बाउंडेड की क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। तो जैसे अगर फर्स्ट हमने देखा, अगर हमारे पास है y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t, ये अगर हमारा कोई इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन है, ठीक है, चेक करने के लिए आप किन इनपुट्स को यूज कीजिए, ut, u ऑफ t माइनस 2, मतलब जो आपके ये जो हमने ले लिए हैं इन सारे इनपुट्स को आप एज अ टेस्ट सिग्नल यूज करेंगे टू फाइंड द बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट रिस्पॉन्स कैसा हमारा है या नहीं, उसको चेक करने के लिए। तो जैसे अगर हमने मान लिया कि इफ x ऑफ t अगर हमारा बाउंडेड इनपुट है ut, ये ut क्या हमारा बाउंडेड इनपुट है, तो इसके लिए आउटपुट की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, y ऑफ t की वैल्यू भी क्या होगी, x ऑफ t के बराबर, मतलब u ऑफ t ही होगी। तो u ऑफ t की वैल्यू हम जानते हैं 0 टू इन्फिनिटी वैल्यू 1 रहेगी। तो इसलिए हम देख रहे हैं अगर हमने इसमें इनपुट अप्लाई किया बाउंडेड, तो इसका जो आउटपुट आया वो भी कैसा मिला हमें, बाउंडेड। तो आप कहेंगे कि सिस्टम कैसा है हमारा, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, स्टेबल सिस्टम है। अब अगर हमने इस पर टाइम शिफ्ट कर दिया, मान लीजिए हमने ले लिया नया रिलेशन आउटपुट y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस 2। अब क्या है, सिस्टम बाउंडेड रह जाएगा। हमने फिर से एज्यूम कर लिया लेट x ऑफ t इज इक्वल्स टू ut। हमने फिर से क्या एज्यूम किया, एक बाउंडेड इनपुट एज्यूम किया, u ऑफ t लिया हमने। इसके लिए आउटपुट देखिए, तो इसी रिस्पॉन्स, इसी इनपुट आउटपुट रिलेशन से y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस 2 दैट इज u ऑफ t माइनस 2, क्योंकि हमारा क्या है xt अब ut है। तो u ऑफ t माइनस 2 कैसा सिग्नल है, जिसकी वैल्यू t इज इक्वल्स टू 2 से शुरू होगी और कहां तक एग्जिस्ट करेगी, फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगी, और वैल्यू कितनी होगी 1। तो वैल्यू हर जगह 1 है, इसका मतलब ये सिग्नल भी हमारा कैसा होगा, फाइनाइट होगा। तो अगर हमने बाउंडेड इनपुट अप्लाई किया तो हम देख रहे हैं आउटपुट भी हमारा कैसा है, बाउंडेड आउटपुट आ रहा है, इसलिए सिस्टम हमारा क्या है, फिर से ये स्टेबल है। अगर मान लीजिए हमने टाइम स्केलिंग कर दिया होता, y ऑफ t इज इक्वल्स टू, अगर या फिर मान लीजिए हम टाइम रिवर्सल ले लेते x ऑफ माइनस t। फिर से देखिए अगर हम पुट करें x ऑफ t इज इक्वल्स टू u ऑफ t, तो आउटपुट हमारा y ऑफ t की वैल्यू क्या मिलेगी, u ऑफ माइनस t। u ऑफ माइनस t सिग्नल कैसा होता है, जो एग्जिस्ट करता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 और वैल्यू कितनी होती है उसकी 1। मतलब ये हमारा अगर बाउंडेड इनपुट था तो इसके लिए हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो भी कैसा है, बाउंडेड आउटपुट है। तो मतलब ये सिस्टम भी कैसा होगा, स्टेबल होगा। अगर हमने ले लिया होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ 3t, अगर हमने टाइम स्केलिंग कर दी, तो टाइम स्केलिंग में अगर हम फिर से ले लें कि इफ x ऑफ t इज इक्वल्स टू ut, तो y ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, x ऑफ 3t दैट इज u ऑफ 3t, और u ऑफ 3t की वैल्यू आप जानते हैं किसके बराबर होती है, u ऑफ t के बराबर। तो फिर से अगर हमने बाउंडेड इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट जो आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है। मतलब ये सिस्टम भी जो होगा हमारा, ये सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये भी हमारा एक स्टेबल सिस्टम है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमने y ऑफ t की वैल्यू ले ली, सपोज y ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स ऑफ t। ठीक है, तो अगर हम बाउंडेड इनपुट की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हमारा जो इनपुट है कोई भी बाउंडेड वैल्यू है, तो अगर ये चीज बाउंडेड है, मतलब अगर ये चीज क्या है, लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज को, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है, bx है, जैसे हमने पहले बात की थी। तो अगर bx हमारी वैल्यू फाइनाइट है तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, चाहे ये कितनी ही बड़ी फाइनाइट वैल्यू हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, लेकिन 1 करोड़ को भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2 करोड़, और वो चीज भी क्या है, फाइनाइट है। मतलब अगर हम कोई भी इनपुट इसमें फाइनाइट अप्लाई कर रहे हैं, बाउंडेड इनपुट, तो हम देख रहे हैं सिस्टम का आउटपुट भी जो होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। ut रख के भी चेक करते हैं आप, तो अगर आप x ऑफ t इज इक्वल्स टू ut ले लेते तो y ऑफ t की वैल्यू क्या मिलती, 2ut मिलती। ut मतलब जिसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक 1 है, 2ut मतलब जिसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक 2 है। तो ये हमारा अगर बाउंडेड इनपुट था, तो इसके लिए आप देख रहे हैं फिर से हमारा जो आउटपुट मिल रहा है वो भी कैसा मिल रहा है, बाउंडेड मिल रहा है। मतलब ये सिस्टम भी क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट अगर हम ले लें सपोज
y ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x ऑफ t। अगर हमारा x ऑफ t बाउंडेड है, फिर से मतलब अगर हम कहें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अगर bx है, जो bx वैल्यू क्या है, अगर लेस देन इन्फिनिटी, यहां पर इक्वल टू नहीं आएगा साइन, आपको हमेशा ये इनपुट क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी, तभी उसको हम बाउंडेड इनपुट कहेंगे। तो अगर bx हमारी मैक्सिमम वैल्यू इस इनपुट की, और अगर वो वैल्यू क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है, तो मान लीजिए ये वैल्यू कितनी है, 10 करोड़ से। लेकिन अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है तो उसे माइनस अगर कर देंगे तो वैल्यू क्या होगी, -10 करोड़। लेकिन -10 करोड़ हो या +10 करोड़ हो, दोनों ही वैल्यूज क्या हैं, फाइनाइट है। तो अगर हम x ऑफ t फाइनाइट इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, उतनी ही नेगेटिव वैल्यू हमें मिलेगी, लेकिन फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मतलब फिर से ये सिस्टम क्या होगा, आपका स्टेबल होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। और अगर आपने u ऑफ t ले लिया x ऑफ t की जगह, अगर आपने फिर से x ऑफ t क्या पुट कर दिया, u ऑफ t, तो इस रिलेशन से y ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ u ऑफ t। इसका मतलब अगर आपने एक ऐसा इनपुट अप्लाई किया जिसकी वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 रहेगी, तो आउटपुट आपका आ रहा है कि 0 से इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू -1 है। लेकिन ये भी फाइनाइट है, ये अगर बाउंडेड इनपुट है, तो हम देख रहे हैं हमारा आउटपुट भी कैसा है, बाउंडेड आउटपुट है, इसलिए सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अगर हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ t, ठीक है, फिर से आप मान लीजिए कि इस x ऑफ t की वैल्यू मैक्सिमम कितनी भी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हमने मान ली कि x ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है, अगर bx है, जो वैल्यू क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है, तो x स्क्वायर ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर ऑफ t का मतलब x ऑफ t का होल स्क्वायर। ये x ऑफ t का अगर आपने होल स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, bx स्क्वायर मिलेगी। मतलब ये जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, या तो ये वैल्यू bx स्क्वायर के बराबर होगी या उससे कम होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर b ऑफ x अपने आप में फाइनाइट है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। आप 10 करोड़ को 10 करोड़ से भी मल्टीप्लाई कर लें, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, लेकिन अगर आप फाइनाइट वैल्यू को फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो होगा आपका वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां से एक्स स्क्वायर, अगर एक्स ऑफ टी फाइनाइट है तो एक्स स्क्वायर ऑफ टी की वैल्यू भी फाइनाइट होगी। मतलब अगर इनपुट हमने बाउंडेड दिया तो आउटपुट भी क्या होगा, हमारा बाउंडेड होगा, और ये सिस्टम भी कैसा होगा, स्टेबल होगा। ऐसे भी यूज कर सकते थे आप कि अगर एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू आप ले लेते यू टी, तो वाई टी क्या मिलता आपको, यू ऑफ टी का होल स्क्वायर, और यू टी का स्क्वायर आप जानते हैं कुछ नहीं होता, वैल्यू क्या होती है, यू टी ही होती है। तो आप फिर से देख रहे हैं कि अगर बाउंडेड इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट भी क्या मिल रहा है, बाउंडेड मिल रहा है। मतलब सिस्टम क्या है, स्टेबल है। अगर मान लीजिए हमारे पास होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर। एक्स ऑफ टी स्क्वायर का क्या मतलब है, जो t में आप y में पुट करेंगे उसका स्क्वायर आपको क्या लेना है, x में लेना है। तो x ऑफ टी स्क्वायर मतलब ये x ऑफ t की वैल्यू है किसी भी इंस्टेंट पर। अगर हमने x ऑफ t अपना फाइनाइट ले रखा है, मतलब अगर हमने फिर से डिफाइन कर दिया है कि हमारा x ऑफ t अगर बाउंडेड है, मतलब अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी से हमेशा कम है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर bx है, तो ये मान लीजिए कि हमारे पास ये ऐसा कोई भी सिग्नल था, ये हमारा x ऑफ t है। मान लीजिए इस सिग्नल को हमने क्या नाम दिया है, हमारा सिग्नल x ऑफ t है। तो t की हर इंस्टेंट पर ये जो वैल्यू है इस x ऑफ t की, वो वैल्यू तो क्या है, फाइनाइट है। x ऑफ t स्क्वायर जो भी होगा, मतलब x ऑफ t की वैल्यू कहां पर, t की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप y ऑफ 1 देखना चाहते तो क्या वैल्यू होती, x ऑफ 1 होती। आपका अगर ये सिग्नल फाइनाइट है तो इसकी t की किसी भी वैल्यू के लिए 1 पर भी ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, फाइनाइट होगी, लेस देन इन्फिनिटी होगी। अगर आपने y ऑफ 5 देख लिया तो वैल्यू क्या होती, x ऑफ 25 होती। तो अगर हमारा सिग्नल फाइनाइट है तो t इज इक्वल्स टू 25 पर भी इस x ऑफ t की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो इसलिए ये जो सिग्नल है हमारा, अगर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं बाउंडेड, मतलब अगर x ऑफ t की हर वैल्यू के लिए फाइनाइट है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, मतलब x ऑफ t स्क्वायर, मतलब t की किसी वैल्यू की ही बात आएगी t स्क्वायर में भी, तो ये सिस्टम भी हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फिर से कोई दूसरा एग्जांपल लेकर ut लेकर भी आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो भी ये सिस्टम आप देखेंगे क्या आएगी, वैल्यू बाउंडेड आएगी। तो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर इस फॉर्म के सिस्टम्स मिले आपको कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ t का पावर n, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू, ठीक है, x ऑफ t का पावर n, जब तक ये वैल्यू n से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी, जब तक ये वैल्यू 1 से बड़ी है तब तक ये जो सिस्टम है आपका, ये सिस्टम ये हमेशा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स को लेंगे। तो यहां से हमने अभी सिर्फ बेसिक की बात की, तो अभी देखिए हमारा कंक्लूजन क्या है। इतने जो हमने सिस्टम से एक के बाद एक एग्जांपल्स लिए हैं उनका क्या कंक्लूजन है।
अगर yt इज इक्वल्स टू xt स्टेबल था, अगर हमने इस पर कोई टाइम शिफ्ट अप्लाई कर दिया x ऑफ t माइनस 2 तो भी सिस्टम क्या है, स्टेबल है। अगर हमने उस पर टाइम रिवर्सल ले लिया तो भी सिस्टम क्या है, स्टेबल है। अगर हमने उस पर टाइम स्केलिंग ले ली तो भी सिस्टम क्या है, स्टेबल है। अगर हमने उस पर एम्पलीट्यूड स्केलिंग ले ली तो भी सिस्टम क्या है, स्टेबल है। अगर हमने उस पर टाइम रिवर्सल एम्पलीट्यूड रिवर्सल ले लिया तो भी सिस्टम क्या है, स्टेबल है। तो मतलब ये है कि अगर आप किसी सिस्टम में अगर yt और xt का आपको इनपुट गिवन है, अगर yt आपको xt से कैसे मिलता है, या तो xt पर कोई टाइम रिवर्सल लेने से, या तो xt पर कोई एम्पलीट्यूड रिवर्सल, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, इन सब का स्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, सिस्टम हमेशा ही स्टेबल होगा। तो इनपुट आउटपुट रिलेशन को देखकर पहचानने के लिए इतने कंडीशंस आपको ध्यान रखने हैं, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग, ये सभी चीजों का इफेक्ट नहीं होता किस पर, स्टेबिलिटी पर। सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा। इसके साथ साथ अगर x ऑफ t के लिए सिस्टम स्टेबल है तो x स्क्वायर ऑफ t वाला भी जो सिस्टम होगा वो भी सिस्टम स्टेबल होगा। x का कोई भी पावर हम ले लें ग्रेटर देन 1 तो वो सभी सिस्टम्स जो होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ठीक है, x ऑफ t स्क्वायर ये सिस्टम भी क्या होगा, स्टेबल होगा। अब जैसे यहां पर आप देखें ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, ये सिस्टम नॉन लीनियर है। तो अभी जो हम जो एग्जांपल्स ले रहे हैं ये हम LTI सिस्टम्स के एग्जांपल्स नहीं ले रहे हैं, हम ये कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं। सिस्टम चाहे LTI हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमेशा ही बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया को उसको फॉलो करना ही होगा, तभी वो सिस्टम क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो आगे हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे।